नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझने से पहले सबसे पहले हमें ये बताओ कि मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या भाई? मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोगों ने अभी देखा था पिछले चैप्टर में, हालांकि उसका कोई यूज तो नहीं आया, बट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है ये बात तो डिस्कस हो ही गई थी। मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह ही है तो भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम लोग ई डॉट डी एस को इंटीग्रेट करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स में हम लोग बी डॉट डी एस को इंटीग्रेट करेंगे। फर्क इतना ही है सिर्फ, मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू एन एरिया इज मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा है। ठीक है, बोलो। और इसका यूनिट ध्यान रखो, इसका यूनिट क्या बनता है? इसका जो एसआई यूनिट है, इसके एसआई यूनिट को हम लोग टेस्ला मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, या फिर इसका एक और एसआई यूनिट है, वी कॉल इट वेबर। मतलब इसको अलग से एक यूनिट भी मिला हुआ है वेबर नाम से। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अगर समझना है तो थोड़ा सा देखते हैं पास्ट में क्या हुआ। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे फेमस है। तो फैराडे ने क्या किया, फैराडे ने ये सोचा कि भाई जैसे करंट कैरिंग वायर है, बायोट सेवर्ट लॉ क्या था कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। बायोट सेवर्ट ने मिला के उसका फॉर्मूला भी निकाला। और स्टेट ने ये सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था कि कोई करंट कैरिंग वायर अगर है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो फैराडे ने सोचा क्यों ना हम इसका उल्टा करें कि मैग्नेटिक फील्ड ले और मैग्नेटिक फील्ड से कोशिश करें कि करंट जनरेट हो जाए। तो ऐसा करने के लिए उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत टाइम तक एक्सपेरिमेंट करता रहा। कॉइल ली, मैग्नेट अलग अलग तरह के लिए, सर्कुलर मैग्नेट, सिलिंड्रिकल मैग्नेट, मतलब हर तरह का हर तरह के मैग्नेट उसने पूरी लैब में सजा लिए। वायर लूप सब जगह रखे, गैल्वेनोमीटर रखा कि डिफ्लेक्शन आएगा तो पता चलेगा, बट कहीं भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है ना, बहुत टाइम तक एक्सपेरिमेंट करता रहा, सब अनसक्सेसफुल, कोई भी करंट वरेंट प्रोड्यूस नहीं हुई। फिर एक दिन उसने थक हार के जो है उठा सब चीजें फेंकना शुरू कर दिया गुस्से में। तो जैसे ही उसने फेंकना शुरू किया वैसे ही गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आना शुरू हो गया। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें यहाँ पे ये देखना है कि ऐसी क्या खास बात हुई। हमारा फर्स्ट हेडिंग यही है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और देखा जाए तो ये पूरा का पूरा चैप्टर एक इसी लॉ पे बेस्ड है। ठीक है। फैराडेज लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट में उसने कुछ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए। ठीक है ना, कौन कौन से वो एक्सपेरिमेंट्स थे वो हमें जरा समझने हैं। उसका पहला एक्सपेरिमेंट ये था, दिख रहा है आपको? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया कि एक कॉइल लिया, उस कॉइल को कनेक्ट किया गैल्वेनोमीटर से, और देखा कि अगर हम किसी भी बार मैग्नेट को उसके अराउंड मूव करते हैं तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है। ध्यान रखना, अगर बार मैग्नेट अपनी जगह रेस्ट पे है तो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। मतलब डिफ्लेक्शन तभी आ रहा है व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन बार मैग्नेट एंड कॉइल। ठीक है, ये उसका पहला ऑब्जर्वेशन था। दूसरा एक्सपेरिमेंट उसका था, दूसरा एक्सपेरिमेंट उसका ये था, उसने कहा कि बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो उसने दूसरे एक्सपेरिमेंट में बार मैग्नेट को रिप्लेस कर दिया एक आर्टिफिशियल मैग्नेट से, जिसको हम लोग सोलेनॉइड भी बोल सकते हैं, कॉइल बोल सकते हैं, जो भी बोलना चाहो, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल सकते हैं। तो वो जो C2 आपको दिख रहा है वो भी तो एक तरह से मैग्नेट ही हो गया ना, क्यों भाई? ये है कि उसमें करंट हम लोगों ने एक्सटर्नल सोर्स से प्रोवाइड की है। तो देखा गया कि C2 में जो करंट है वो तो एक्सटर्नल सोर्स है, लेकिन C1 में जो करंट प्रोड्यूस हो रही है वो C2 और C1 के बीच में रिलेटिव मोशन से प्रोड्यूस हो रही है। तो ये उसका सेकेंड एक्सपेरिमेंट था। इसमें नीचे लिख भी लेना, दिस वाज, लिख लेते हैं अभी, और थर्ड एक्सपेरिमेंट और लिख लो। और थर्ड एक्सपेरिमेंट उसका था जिसमें उसने फिर से दो कॉइल ली, C1 C2। ठीक है, इधर वाली कॉइल हो गई C1, इधर वाली कॉइल हो गई C2। लेकिन इस बार उसने कोई रिलेटिव मोशन नहीं कराया। उसने सिंपली क्या किया कि C2 के साथ में जो बैटरी लगी हुई है उसके साथ में एक स्विच लगा दिया, और उस स्विच को बार बार टर्न ऑन टर्न ऑफ कर रहा था। तो जब भी उस स्विच को टर्न ऑन करते हैं या फिर स्टेडी स्टेट से टर्न ऑफ करते हैं तो दोनों सिचुएशन में गैल्वेनोमीटर से डिफ्लेक्शन निकल के आ रहा था।
अब हमको ये सोचना है कि इन तीनों केसेस में सिमिलैरिटी क्या है। तो भाई दिस वाज एक्सपेरिमेंट 1, दिस वाज एक्सपेरिमेंट 2 एंड दिस वाज एक्सपेरिमेंट 3। तो भाई तो इन तीनों ही सिचुएशंस में अगर तुम सिमिलरिटी ढूंढोगे तो तुम्हें ये लगेगा इन तीनों केस में एक बात कॉमन है, और वो कॉमन बात ये है कि C1 कॉइल से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो नंबर है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है या ऐसा नहीं है? बताओ। यस सर। को पास ले जाएंगे, पहले वाले केस में जब मैग्नेट को पास ले जा रहे हैं तो क्या नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू C1 इंक्रीज हो रही हैं? तो इंक्रीज होने में डिफ्लेक्शन एक साइड था, लेकिन अगर हम इसी मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड आ रहा था। तो ये एक छोटी सी बात थी जो बाद में क्लियर हुई कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट हाँ करंट तो प्रोड्यूस हो ही रही थी। सिमिलरली यहाँ भी अगर हम इसको पास ले जा रहे थे तो उसी तरह से सिमिलर डिफ्लेक्शन आ रहा था, और अगर हम इसको दूर ले जा रहे थे तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन चेंज हो जा रहा था। मतलब इस केस में और इस केस में सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पे हम लोगों ने परमानेंट मैग्नेट लिया है और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट लिया है। लेकिन तीसरे वाले केस में इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, दोनों रेस्ट पे हैं। सिर्फ क्या किया, इस स्विच को बंद किया फिर वापस ओपन किया, तो जैसे क्लोज किया तो एक सडनली इंपल्स आता है। इंपल्स मतलब नीडल आगे जाती है और फिर वापस से जीरो हो जाती है। उसी तरह से जब हम इसको ओपन कर रहे थे तो नीडल का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जाता है और फिर वापस से जीरो हो जाता है। तो इन तीनों केस से जो बात निकल के आई वो ये कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ कॉइल टाइम का फंक्शन होगा, टाइम के साथ चेंज होगा, देयर मस्ट बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल C1, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ है जो इंड्यूस्ड करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लोज सर्किट होगा तो इंड्यूस्ड करंट होगा। तो फैराडे लॉ देखा जाए तो सिंपल वर्ड्स में हम यही लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला लिख लो, वर्ड्स में लिखने की जरूरत नहीं है। और हम यहाँ सीधे सीधे ये बोलेंगे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई अपॉन डी टी। इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड लूप। माइनस साइन का एक्सप्लेनेशन बाद में आया, तो हम भी थोड़ी देर बाद देखते हैं माइनस साइन का क्या मतलब है। फिलहाल केवल उसके मैग्नीट्यूड पे ध्यान देंगे। और अगर हमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो ये फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो हम लोग लिख देंगे E इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस n टाइम्स डी फाई बाई डी टी। वो तो वैसे भी तुम फ्लक्स को n टाइम्स कर दो या इंड्यूस्ड ईएमएफ को n टाइम्स कर दो। देखो एक लूप में से इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालो, n लूप्स हैं तो n का मल्टीप्लाई लास्ट में कर दो, या फिर शुरू में ही n लूप्स हैं अगर तो सारे लूप से फ्लक्स निकालोगे तो n का मल्टीप्लाई, मतलब एक बार n का मल्टीप्लाई करना है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। करंट अगर हमें निकालनी है तो इंड्यूस्ड करंट को लिख सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन आर। आर क्या हो जाएगा, आर उस कॉइल का रेजिस्टेंस हो जाएगा। रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, ठीक है। अच्छा इसी को हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे करंट है तो करंट को लिखते हैं ना डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू बाई डी टी को लिख सकते हैं 1/r, मैग्नीट्यूड लिखें अगर, और ये बन जाएगा डी फाई अपॉन डी टी। तो अगर हम डी टी कैंसिल कर दें तो यहाँ से एक फॉर्मूला आएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाई बी अपॉन आर। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें टाइम नहीं आ रहा है। मतलब अगर हमने किसी कॉइल के पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया है तो उस कॉइल में चार्ज कितना फ्लो करेगा वो सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज पे डिपेंड करेगा। कितनी देर में हुआ वो उस पर करंट डिपेंड करेगी। मतलब टाइम अगर दिया हुआ है तो हमें करंट की जरूरत पड़ेगी, करंट में टाइम की जरूरत पड़ेगी। चार्ज अगर निकालना है तो सिंपली चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। बोलिए। अब इसमें क्या है ना, देखो तीन अगर हमें मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना है टाइम के फंक्शन में तो तीन चीजें हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या क्या आता है, क्यों भाई? मैग्नेटिक फ्लक्स को जो हम लोग लिखते हैं थ्रू अ लूप, तो क्या ऐसे बोल सकते हैं कि ये बी डॉट डी एस है, या इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल पी डी एस कॉस थीटा। तो अगर इस फॉर्मूले को आप ध्यान से स्टडी करो तो अगर हम चाहें कि फ्लक्स को टाइम का फंक्शन लेना है तो तीन चीजें हैं जिनमें से कोई भी एक अगर टाइम के साथ चेंज हो रही है तो फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है। कौन कौन सी तीन है? एक है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन है, एक जिसमें एरिया टाइम का फंक्शन है, और एक जिसमें एंगल टाइम का फंक्शन है।
इन तीनों में से कोई भी एक अगर टाइम का फंक्शन है तो फ्लक्स टाइम का फंक्शन होगा, और फ्लक्स टाइम का फंक्शन होगा तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा तो उससे इंड्यूस्ड करंट आएगा, चार्ज फ्लो निकल के आएगा। तो सिंपल वर्ड्स में देखें तो बस इतने ही, समरी यही है पूरे चैप्टर की। एक बार ध्यान से आप देखो, बताओ कोई डाउट है तो इसमें क्वेश्चंस करेंगे और क्लियर हो जाएगा। अभी तक मैंने जितनी बातें लिखी हैं उसमें कोई डाउट है बताओ, एक्सपेरिमेंट से एक बार ठीक से देख लो। देखो इसमें फिर क्वेश्चन सही करते हैं, समझ लेंगे। देखो ये क्वेश्चन करिए। देखो करो ट्राई। मैंने इसमें बोला कि 3 पॉसिबिलिटी हैं जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम का फंक्शन हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन हो, एरिया ऑफ कॉइल टाइम का फंक्शन हो, या फिर मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के बीच में जो एंगल है वो टाइम का फंक्शन हो। तो ये जो क्वेश्चन मैंने दिया ये कौन सी कैटेगरी में फंसेगा, पड़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन। मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन है ना इसमें। तो देखो इस केस में क्या करोगे, जैसे हम लोग लिखते हैं ना डी फाई अपॉन डी टी, तो डी फाई अपॉन डी टी में केवल बी टाइम का फंक्शन है, तो इसको लिख देंगे डीबी बाई डी टी इंटू एरिया ऑफ कॉइल। क्यों भाई? भाई ऐसे समझो कि इसको हम लोग करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप चाहो तो फ्लक्स निकालो। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, फ्लक्स की वैल्यू ऐसे लिखें तो बी डॉट ए लिख सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है, अच्छा ये दोनों वर्ड्स का मतलब क्लियर है, यूनिफॉर्म एंड अनस्टेडी, क्या मतलब हुआ इसका? यूनिफॉर्म का मतलब है कि स्पेस में सभी जगह सेम है, और अनस्टेडी का मतलब हुआ कि टाइम के साथ सेम नहीं है, मतलब टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे चेंज हो रहा है, लेकिन सभी जगह एक जैसा चेंज हो रहा है। अब क्योंकि यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म में हम लोग डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया कर देंगे, क्योंकि कॉइल के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है। क्यों भाई? तो यहाँ से अगर आप बी डॉट ए करोगे तो आपको मिलेगा अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी प्लस गामा और इनटू एरिया ऑफ कॉइल, तो एरिया ऑफ कॉइल क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर। क्यों भाई? तो ई इक्वल टू डी पाई अपॉन डी टी, अभी खाली मैग्नीट्यूड से काम चला रहे हैं, माइनस से मतलब नहीं है। तो ये क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा 2 अल्फा टी प्लस बीटा और इंटू पाई आर स्क्वायर। क्यों भाई? टी यस सर। तो क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी बीटा पाई आर स्क्वायर, दिस इज एट टी इक्वल टू 0। फिर बी पार्ट में क्या निकालना है, लैम्डा कह रहा है रेजिस्टेंस है, देन चार्ज फ्लोन फ्रॉम 0 टू टी नॉट सेकेंड, तो करंट कितना निकल के आएगा, करंट आएगा ई एम एफ अपॉन आर। तो ईएमएफ का वैल्यू है 2 अल्फा टी प्लस बीटा पाई आर स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस। अभी तो लैम्डा अगर पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस है तो पूरे कॉइल का रेजिस्टेंस कितना होगा, क्या ये 2 पाई आर लैम्डा होगा? यस सर। क्या आ जाएगा, आर अपॉन 2 लैम्डा इंटू ब्रैकेट में 2 अल्फा टी प्लस बीटा, करो अपने आप। और इस करंट को लिख देना क्या, डी क्यू बाई डी टी। और हमें क्योंकि चार्ज निकालना है, चार्ज फ्लोन, तो चार्ज फ्लोन को लिख सकते हैं सीधे सीधे, या तो दोबारा इंटीग्रेट करो या फ्लक्स से निकाल लो, एक ही बात है। क्योंकि हमें करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया है तो चार्ज निकाला जा सकता है फ्रॉम टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू टी नॉट। या फिर अगर हमें सिंपली चार्ज निकालना था तो हम ये भी कर सकते थे, डेल्टा फाई अपॉन रेजिस्टेंस। क्यों भाई? डेल्टा फाई का मतलब है फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस। फाइनल फ्लक्स कैसे निकालते, फाइनल फ्लक्स के लिए हम लोग फाइनल वाला टाइम रख देते, तो अल्फा टी नॉट स्क्वायर प्लस बीटा टी नॉट प्लस गामा इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस टी जीरो रख देते, तो टी जीरो रख देते तो गामा पाई आर स्क्वायर आ जाता, एंड डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के लिए 2 पाई आर इंटू लैम्डा कर देते। देख लो दोनों से सेम आ जाना चाहिए आंसर। यस सर। आ रहा है? बोलिए। कोई डाउट इसमें किसी को, बताइए। हम्म कोई डाउट इसमें तो बताइए।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ हमको एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा गया है, तो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब हुआ कि इंटरवल में कितना है, क्योंकि वो जो इंटरवल है वो लार्ज दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे डी फाई बाई डी टी होता है, तो उसी को कर देंगे डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है ना? एवरेज निकालना है तो एवरेज के लिए क्या कर देंगे, सीधे सीधे उसको डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी कर देंगे। इंस्टेंटेनियस के लिए था वो डी फाई बाई डी टी। वो इंस्टेंटेनियस है। इसमें हमको सबसे पहले लूप का रेडियस निकालना पड़ेगा कि लूप का रेडियस क्या बनेगा। 12/π बनेगा। हाँ, इसमें हमको सबसे पहले करना पड़ेगा कि जो लूप का लेंथ है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ से निकल के आएगा कि 4L जो होगा वो 2πr के इक्वल होगा। तो यहाँ से r की वैल्यू मिल जाएगी 2L/π। ठीक है। अब एवरेज वैल्यू अगर निकालनी है तो एवरेज वैल्यू का मतलब हुआ डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है ना? तो डेल्टा फाई में हम लोग क्या लिखेंगे, बाद में इसका एरिया हो जाएगा πr² इंटू बी फ्लक्स हो जाएगा, माइनस इनिशियली L² इंटू बी और अपॉन डेल्टा टी। तो बस मुझे लगता है आर का वैल्यू रख दो, बस आ जाएगा। क्या आता है आंसर? क्या ये BL² अपॉन डेल्टा टी एंड ब्रैकेट 4/π-1 ये आता है? यस सर। क्वेश्चन क्लियर है? बताइए, क्वेश्चन में डाउट है किसी को? बताइए। हम्म कोई डाउट नहीं। देखो नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और ये किस कैटेगरी में पड़ेगा? एंगल चेंज होगा। में एंगल चेंज हो रहा है। और देखा जाए, तुम ध्यान से सोचो तो यही सबसे आसान भी है। मतलब एंगल चेंज करना सबसे आसान है, कॉइल को एक ही जगह रोटेट करते रहो। ठीक है ना? तो ये जो है पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये एक तरह से जो एसी जनरेटर है उसका ये प्रिंसिपल भी है। दिस इज ऑल्सो प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर, या जिसको हम लोग ऑल्टरनेटर भी बोलते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो इसी कॉन्सेप्ट पे हो रही है, प्रिंसिपल यही है उसका। देखो करो ट्राई। देखो इसमें क्या किया है, पहले ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में थे t=0 पे। बाद में एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल ओमेगा टी हो जाएगा टी टाइम के बाद। तो फ्लक्स की वैल्यू B.A, तो ये बन जाएगा BA cos ओमेगा टी। और इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिल गया फंक्शन, तो यही हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा। और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ ये निकल के आया, इसीलिए इसको बोल रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर। बताइए। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59। देखो करो ट्राई। पिछले क्वेश्चंस में किसी में कोई डाउट है तो पूछिए। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बस जो जो बातें बताई जा रही हैं बस उसको ध्यान से दिमाग में बिठाना है।
फ्लक्स कैलकुलेट करना है और फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज निकालना है, d5/dt। आंसर इसका 5 दिया हुआ है, बताना है मुझे या हो नो गया? सर। C1 में 500 टर्न है, रेडियस 1 सेंटीमीटर है। C2 में 200 टर्न है और रेडियस 20 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब है कि जो C2 है वो बड़ी कॉइल है, क्यों भाई? और C1 जो है वो C2 के सामने एकदम ही छोटी है। ये C1 है, ये C2 है। तो हम क्या करेंगे, C2 की वजह से, और करंट जो है इसमें टाइम का फंक्शन दी हुई है, तो C2 की वजह से C1 के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 कैपिटल आर, और इसमें क्या नंबर ऑफ टर्न्स N2 मल्टीप्लाई कर दें, क्यों भाई? तो फ्लक्स कितना होगा? तो फ्लक्स हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ C1 पाई आर स्क्वायर, और उसमें N1 मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि दोनों के टर्न्स दिए हुए हैं 200 और 500। तो ये जब सब आप रखोगे तो ये फ्लक्स अपने आप टाइम का फंक्शन आएगा। तो ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू क्या हो जाएगी, d5/dt। सारी वैल्यूज रखने के बाद एक बार डिफरेंशिएट कर दो। आ रहा है आंसर? बोलिए बोलिए अगर कोई डाउट है तो। बेसिक कॉन्सेप्ट इतना ही है, और देख लो एक दो क्वेश्चन। 56 देख लो। ये देखो नेक्स्ट 56, ये भी करो, बताओ। dB/dt में अगर हम डायरेक्ट एरिया मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको d5/dt मिल जाएगा। भाई वैसे हम लोग लिखते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू एरिया। हमको मालूम है कि अगर बी टाइम का फंक्शन है तो ईएमएफ इंड्यूस को लिखेंगे d5/dt, तो ये अपने आप ही बन जाएगा डायरेक्टली dB/dt इंटू एरिया। तो भाई स्मॉल आर कर दो क्योंकि रेजिस्टेंस भी है। स्क्वायर लूप है, हम्म लूप स्क्वायर है। अच्छा अच्छा सॉरी, लूप स्क्वायर है, तो सीधे सीधे बी इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ईएमएफ इंड्यूस आ जाएगा। रेजिस्टेंस कैसे आएगा? तो रेजिस्टेंस टोटल लूप की लेंथ 4L इंटू रेजिस्टिविटी अपॉन एरिया। तो यहाँ पे हमें उसका क्रॉस सेक्शन एरिया लिखना होगा, क्यों भाई? यही है ना, डायमीटर दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, टोटल लेंथ 30 दी हुई है, यानी 4L की वैल्यू 30 दी हुई है, तो L की वैल्यू यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर में बनेगी। और क्रॉस सेक्शन डायमीटर यानी 2R की वैल्यू दी हुई है 4 mm। अब बस वैल्यूज रखनी है बस, और क्या। तो करंट की वैल्यू सीधे सीधे ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस आ रही है आंसर 0.61। ठीक है, बोलिए। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें हमको समझना है दैट इज लेंस लॉ। एक्चुअली फैराडे लॉ में सिर्फ ये बोला गया कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम का फंक्शन है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होगी, यानी d5/dt। बट वो जो माइनस साइन है यानी माइनस d5/dt, वो माइनस साइन बाद में लगाया गया, और उस माइनस साइन का एक्सप्लेनेशन लेंज ने दिया। तो लेंज लॉ अगर देखा जाए तो लेंज लॉ इज नथिंग बट सिंपली इट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको जरा समझते हैं क्या है ये लेंज लॉ।
तो देखो मान लेते हैं कि ये एक सर्कुलर कॉइल है, क्लोज्ड कंडक्टिंग कॉइल, और इस क्लोज्ड कंडक्टिंग कॉइल में के पास में हम एक मैग्नेट को ले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये लॉ बेसिकली ये बताता है कि वो जो इंड्यूस्ड करंट आएगा, उस इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा। अब मुझे ये बताओ सबसे पहले कि जब इस मैग्नेट को हम पास ले जा रहे हैं, तो इस मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, क्या वो एन से निकल रही हैं और वापस से घूम के एस पे एंटर होंगी? होगा ऐसा? तो क्या कहोगे, व्हाट अबाउट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गोइंग इनटू द लूप? जैसे जैसे हम इसको पास ले जा रहे हैं तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गोइंग इनटू द लूप इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग है कि नहीं है? अच्छा, अब इसमें जब करंट आएगा, ध्यान से समझना, लूप में जब करंट इंड्यूस होगा तो क्या लूप भी एक मैग्नेट की तरह काम करेगा? यस और नो? यस सर। लूप में जब करंट आएगा तो लूप भी मैग्नेट की तरह काम करेगा, यानी लूप का भी मैग्नेटिक फील्ड होगा और बार मैग्नेट का भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो वो दोनों मैग्नेटिक फील्ड मिलके फोर्स प्रोड्यूस करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि वो जो फोर्स लगेगा बार मैग्नेट के ऊपर, उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? मतलब ये लूप उस बार मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा या ये लूप उस बार मैग्नेट को रिपेल करेगा? तो लेंज ने ये बोला कि जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, जिस लूप में करंट प्रोड्यूस हो रही है, मतलब वो जो करंट प्रोड्यूस हो रही है वो जिस वजह से प्रोड्यूस हो रही है उस वजह को हमेशा अपोज करेगी, ठीक है। अब ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है, इसको हम लोग जरा एनर्जी के टर्म्स में पहले समझते हैं। ऐसा इसलिए, देखो इस मैग्नेट को कोई तो पास ले जा रहा है ना, तो मान लेते हैं कि कोई एक्सटर्नल एजेंट है, अभी ड्रॉ नहीं करना, समझाने के लिए बता रहे हैं, वो इसको पास ले जा रहा है। तो ये बताओ कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो कोई एनर्जी तो है ना जो खर्च हो रही है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रही है? ऐसा तो होगा नहीं कि एनर्जी प्रोड्यूस ही होती जा रही है, एनर्जी कंजर्व है हमेशा, तो कोई एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कि मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, करेक्ट। तो ये बताओ कि मैकेनिकल एनर्जी अगर कन्वर्ट हो रही है, यानी मैन की जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है, तो मैन का वर्क डन कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए? ये बताओ। एक पॉजिटिव पॉजिटिव। करेंगे तभी हमारी एनर्जी कम होगी और वो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जब मैन उस मैग्नेट को पास ले जा रहा है तो कॉइल को इसे अट्रैक्ट करना चाहिए कि रिपेल करना चाहिए? क्यों भाई? रेपेल करना चाहिए। हाँ, रेपेल सर करना रिपेल। रिपेल करना चाहिए, क्योंकि अट्रैक्ट करने लगेगा तो फिर एनर्जी वायलेशन हो गया, मतलब हमने थोड़ा सा धक्का दे दिया बार मैग्नेट को, इसके बाद उसने अपने आप अट्रैक्ट कर लिया, मतलब अपने आप वो मैग्नेट भी जा रहा है और एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज वायलेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। तो जब मैग्नेट को पास ले जा रहे हैं तो वो कॉइल उसको अपोज करेगा। तो वो अपोज कैसे करता है? तो वो अपोज ऐसे करता है कि कॉइल से अगर हम सामने से देखते हैं तो कौन सा पोल उसमें प्रोड्यूस होता है? तो अगर हम मैग्नेट का नॉर्थ पोल पास ले जा रहे हैं तो कॉइल में भी जो पोल प्रोड्यूस होगा इधर से देखने पे लेफ्ट हैंड साइड से, तो वो नॉर्थ पोल ही होना चाहिए, क्योंकि बार मैग्नेट को जब वो अपोज करेगा तभी एफ एक्सटर्नल का वर्क डन पॉजिटिव निकल के आएगा। तो ये तो बात हो गई किसके बेसिस पे? एनर्जी के बेसिस पे। बट तुम्हें जो ध्यान रखना है वो सिंपली इतनी बात ध्यान रखनी है कि जो भी चेंज होगा ये हमेशा चेंज को अपोज करेगा, सिंपली। तो हम लोग लिखना चाहें तो लिख लेते हैं। इसमें हम लोग लिखेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज such that it opposes the change in magnetic flux linked to the coil। मतलब कॉइल में जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है उस चेंज को हमेशा अपोज करेगा ये, ठीक है ना। तो हम इसको अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के टर्म्स में बोलें तो हम लोग ऐसे बोलेंगे कि जब हम मैग्नेट पास ले जा रहे हैं तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गोइंग इनटू लूप इंक्रीज हो रही हैं, मतलब अगर हम इधर से देखें तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस
गोइंग इनटू लूप, इंक्रीज हो रही है, तो लूप अपना मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर की तरफ बनाएगा, क्योंकि अंदर जाने वाली फील्ड लाइन बढ़ रही है तो उसे बढ़ते हुए फील्ड लाइंस को कम करना है, तो उसकी फील्ड लाइंस कैसी जनरेट होंगी, बाहर की तरफ। यही मैग्नेट अगर हम दूर ले जा रहे हो तो यहाँ पे एस पोल जनरेट हो जाएगा। बोलो, तो लेंज लॉ में कोई फॉर्मूला नहीं है, बस इतनी सी बात है। क्लियर है, बताओ। देखो जैसे इस पे छोटे मोटे एग्जांपल ऐसे बनते हैं, डायरेक्शन से रिलेटेड ही क्वेश्चन रहते हैं लेंज लॉ में। जैसे ये एक एग्जांपल है, बताइए कॉइल में करंट का डायरेक्शन क्या होगा। कॉइल में करंट का डायरेक्शन क्या होगा। कॉइल में करंट का डायरेक्शन क्या होगा। सर इसमें कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है। नहीं नहीं, हाँ करंट कांस्टेंट है, आई की वैल्यू कांस्टेंट है। ए पार्ट में इंक्रीजिंग है और बी पार्ट में कांस्टेंट है, ए पार्ट में तो दे ही रखा है ना इंक्रीजिंग। तो ए में एंटी क्लॉक आएगा। ए में एंटी क्लॉकवाइज, करेक्ट। और बी में क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आएगा। हम्म? देखो करना कैसे है, तुम ये बताओ, ये जो वायर है, इस वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो कॉइल के अंदर से पास हो रही हैं, वो कैसी हैं, गोइंग इनटू हैं या कमिंग आउट हैं। हम्म? मतलब इस वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड इससे पास हो रहा है, वो गोइंग इनटू है या कमिंग आउट है। तो तुम अगर इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो तुमको पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो गोइंग इनटू है इस वायर की वजह से। बताओ। अब जब करंट की वैल्यू बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है गोइंग इनटू, ये भी बढ़ रहा है। अब कॉइल का अंदर जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ रहा है तो कॉइल चाहेगा कि उसको कम करे, तो कॉइल उसको कम करने के लिए कॉइल अपना मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ जनरेट करेगा। मतलब कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर होना चाहिए, और कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड बाहर होने के लिए करंट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए कॉइल के अंदर। तो कॉइल के अंदर जो करंट होनी चाहिए वो एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, तभी उसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा। हम्म? ध्यान रखना, अपोज करेगा लेकिन वो पूरी तरह से अपोज नहीं कर पाएगा, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इनवर्ड ही होगा, क्योंकि ये वाला करंट डोमिनेट करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जिसकी वजह से जो जनरेट हो रहा है वो ज्यादा जनरेट हो जाए। ठीक है ना। तो करंट की वैल्यू अगर इंक्रीजिंग है तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, और अगर हम इस कॉइल को दूर ले जा रहे हो तो क्या फर्क पड़ेगा। भाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B1 और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B2 के बारे में क्या कहोगे, क्या B2 की वैल्यू B1 से कम होगी। तो गोइंग इनटू वाला मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हो रहा है, तो गोइंग इनटू रिड्यूस हो रहा है तो ये चाहेगा कि अंदर की तरफ ही जनरेट हो, जिससे वो डिक्रीजिंग फंक्शन को सपोर्ट कर पाए। तो सपोर्ट करने के लिए इसका करंट इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, जिससे इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड भी उसको सपोर्ट करे। कहने का मतलब है कि जो भी चेंज होगा उसको अपोज करना है। इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग का अपोज, डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग का अपोज। ये एग्जांपल क्लियर है क्या, बताइए। हम्म? यस सर। नेक्स्ट देखो, ये बताओ, एक बार मैग्नेट है, उसको हमने रेस्ट से रिलीज किया है और एक कॉइल के ऊपर एक्सिस पे, तो उसके एक्सीलरेशन पे बताना है विद रिस्पेक्ट टू जी क्या होगा, मतलब जी से बड़ा होगा, जी से छोटा होगा, ये बताना है। जी से बड़ा होगा या जी से छोटा होगा, ये आंसर करना है।
पहले जब वो प्लेन के ऊपर है तो कम होगा जी से, फिर ज्यादा हो जाएगा। हम्म सर स्टार्टिंग में जी बढ़ेगा, ऊपर से जब नीचे तक आएगा बढ़ेगा, फिर बीच में कम हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा। अच्छा ये बताओ, ये जो कॉइल है सर ये मैग्नेट के मोशन को सपोर्ट करेगी कि अपोज करेगी? मतलब मैग्नेट जब पास आ रहा होगा अपोज करेगी सर। तो पास आने देगी या उसको अपोज करेगी? अपोज करेगी सर। अपोज करेगी तो उसका जो एक्सीलरेशन होगा वो ग्रेविटी के बराबर होगा या उससे कम होगा? कम होगा सर आने में। अच्छा, अब जब मैग्नेट दूर जा रहा होगा, जब मैग्नेट दूर जा रहा होगा तो कॉइल मैग्नेट को दूर जाने से रोकेगी या सपोर्ट करेगी? रोकेगी सर। दोनों ही केस में रोकेगी। तो दोनों ही केस में जो इसका एक्सीलरेशन आएगा ना वो लेस देन जी ही आएगा। इसको ऐसे समझ सकते हो कि पहले जब ये पास आ रहा होगा तो कॉइल की वजह से जो इस पे फोर्स लग रहा होगा वो ऊपर की तरफ लग रहा होगा, और बाद में भी ऊपर की तरफ ही लग रहा होगा, क्योंकि पहले वो पास आ रहा है तो रिपेल करेगी और बाद में दूर जा रहा है तो अट्रैक्ट करेगी। तो इसकी वजह से दोनों ही केस में एक्सेलरेशन जो बनेगा वो जी से कम बनेगा। हम्म यस सर। क्लियर है व्हाट इज लेंज लॉ? और देख लो एग्जांपल अगर नहीं क्लियर है तो। इन दोनों एग्जांपल में अभी तक कोई डाउट है तो बताइए। ये देखो एक ये एग्जांपल है, दो करंट कैरिंग कॉइल हैं, को एक्सियल कॉइल हैं, दोनों का एक्सिस सेम है। दोनों का एक्सिस सेम है। I1 I2 के मैग्नीट्यूड्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा हमें ये बताना है, मतलब बढ़ेगा या कम होगा। दोनों को हम एक दूसरे से दूर ले जा रहे हैं। इसमें आंसर इंक्रीजेज आएगा। देखो सिंपली इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों कॉइल्स को अगर हम दूर ले जा रहे हैं तो फिलहाल दोनों कॉइल में करंट क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, मतलब दोनों का मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है वो उसी डायरेक्शन में दूसरे का भी है, तो मैग्नेटिक फील्ड सपोर्ट हो रहा है। तो जब हम दोनों को दूर ले जाएंगे तो किसी भी कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रिड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स रिड्यूस करेगा। तो उस रिड्यूस्ड मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाने के लिए कॉइल में जो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन आएगा वो सेम आएगा। ठीक है ना? तो यहां हम लोग बस यही लिख सकते हैं कि इंड्यूस्ड करंट्स आर इन सेम डायरेक्शन एज I1 I2, hence their magnitudes increases। hence their magnitudes increases। क्लियर है? बताओ ये क्वेश्चन। यस सर। एक और करो देखो।
ये है देखो, इंड्यूस्ड करंट्स का जो डायरेक्शन है पहले वाले लूप में क्लॉकवाइज होगा, और ये जो करंट होगा ये सिर्फ आउटर वाले लूप में होगा, मतलब बीच वाले ब्रांच में कोई भी करंट नहीं होगा। देखो सिंपली ये कह रहा है वो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल वाला मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और अंदर की तरफ है और कैसा है, डिक्रीजिंग है। देखो ध्यान से, तो अगर डिक्रीजिंग है तो लूप में तो करंट इस तरह से आएगा ना कि वो जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस एक्सटर्नल वाले मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा। बोलो, तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन अगर ये डिक्रीजिंग है तो जो इंड्यूस्ड करंट होना चाहिए ये क्लॉकवाइज आएगा, क्योंकि तभी वो भी इनवर्ड बनेगा। अब क्लॉकवाइज आने के लिए क्या होगा, अब इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि ऊपर वाले लूप में भी क्लॉकवाइज आएगा और नीचे वाले लूप में भी क्लॉकवाइज आएगा, तो बीच वाली ब्रांच में 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों लूप सेम साइज के हैं। यही बात अगर तुम लास्ट वाले में देखोगे तो यहाँ पे बोलेंगे कि इसमें भी क्लॉकवाइज आना चाहिए और इसमें भी क्लॉकवाइज आना चाहिए, लेकिन क्या ये बताओ कि लास्ट वाले लूप में दोनों में क्लॉकवाइज पॉसिबल है क्या, ये बताओ। नहीं सर। नहीं नहीं सर। पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम किसकी बात सुनेंगे, सर राइट बड़े वाले की। बड़े वाले की। बड़े वाले। तो बड़े वाले में क्लॉकवाइज बनेगा और इनफैक्ट छोटे वाले में एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। और अगर मान लो दोनों का साइज सेम होता तो इंड्यूस्ड करंट क्या होता, डी वाले ऑप्शन में अगर दोनों का साइज सेम हो जाता तो इंड्यूस्ड करंट क्या होती, तो 0। 0 हो जाती, करेक्ट। बीच में बताओ बी और सी में क्या कहेंगे, सर बी में बाहर वाले में क्लॉकवाइज होगा, अंदर एंटी क्लॉकवाइज। हाँ बाहर वाले में क्लॉकवाइज बन जाएगा, मतलब इस तरह से है ये कि ये डायरेक्शन होगा करंट का और इधर इसमें ये डायरेक्शन होगा, ठीक है ना, इसमें इधर होगा इसमें इधर होगा। एक्चुअली लूप तो एक ही है ना, बीच वाला पार्ट ही तो लूप है, उसको तुम चाहो तो सीधा कर दो इस तरह से, लूप तो यही बनेगा ना, ये कह रहे हैं। यस सर। तो इसमें तो करंट ऐसे ही फ्लो करेगा ये डायरेक्शन में। यस सर। सी वाले में, सी में दोनों में क्लॉकवाइज आएगा। इसमें दोनों में ही क्लॉकवाइज पॉसिबल होगा, और बीच वाला जो कंडक्टर है उसमें करंट, उसमें करंट जी। 0, ठीक है। एक बार आईआईटी में ये क्वेश्चन आया था और एक बार आईआईटी में ये भी आया था। ठीक है, बताइए, फैराडे लॉ एंड लेंज लॉ। सर ये I इज इक्वल्स टू 0 एक बार फिर से बता दीजिए। आई I इज इक्वल्स टू 0 सर A में। ए वाले में I0 मैंने ऐसे बोला कि वो क्योंकि दो, ऐसे मान के चलो कि दो लूप हैं, तुम ऐसे मानो ही नहीं कि एक लूप है, मान लो दो लूप है। तो ये बताओ अगर दो लूप हैं तो ऊपर वाले सेमी सर्कल में भी क्लॉकवाइज होगा, नीचे वाले सेमी सर्कल में भी क्लॉकवाइज होगा, अमाउंट ऑफ करंट दोनों में सेम होगा। अब ऊपर वाले के हिसाब से इसमें करंट इधर आ रहा है और नीचे वाले के हिसाब से इसमें करंट इधर आ रहा है, और वो करंट की वैल्यू सेम है, तो जब हम दोनों को सुपर इम्पोज कर देंगे तो बीच वाले ब्रांच में 0 नहीं हो जाएगा। ये हमने मान लिया कि दो है, एक ये है और एक ये है, तो मैंने कहा कि दोनों में ही क्लॉकवाइज करंट है,
तो जब दोनों में ही क्लॉकवाइज है, तो जब दोनों को जोड़ रहे हैं तो बीच वाले ब्रांच में 0 हो जा रहा है। यस सर, समझ गया। ठीक है, एक नेक्स्ट पॉइंट और हम स्टडी कर लेते हैं, छोटा सा है। नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। देखो, हालांकि अगर देखा जाए तो इस चैप्टर में जितने कंसेप्ट हैं वो तो स्टडी कर लिए। कंसेप्ट के नाम पे 2 ही लॉ हैं, फैराडे लॉ एंड लेंज लॉ। फैराडे लॉ हर सिचुएशन में एप्लीकेबल है, चाहे मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग हो, चाहे एरिया ऑफ कॉइल टाइम वेरिंग हो, या फिर कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल टाइम वेरिंग हो। मतलब इन ऑल दीज 3 केसेस फैराडेज लॉ इज एप्लीकेबल। लेकिन क्या है, अभी तक हम लोगों ने फैराडे लॉ में सिर्फ ये बात मान ली कि ऐसा हो रहा है, फ्लक्स चेंज कर रहे हैं तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि एक्चुअली ऐसा हो क्यों रहा है। मतलब ये क्या है कि फैराडे लॉ बाद में एक्सप्लेन हो गया, और फैराडे लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए जो मेन पॉइंट यूज कर रहे हैं वो है मोशनल ईएमएफ। और ये उन सारे केसेस को कवर करेगा जिसमें कंडक्टर का मूवमेंट है। कंडक्टर का मूवमेंट 2 केस में होगा, या तो कॉइल का एरिया कम ज्यादा हो रहा हो, या कॉइल को रोटेट कर रहे हो। तो इन दोनों केसेस में कंडक्टर मूवमेंट है। तो अगर कोई कंडक्टर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस कैसे हो रहा है। मतलब ऐसे समझ लो कि आप फैराडे लॉ के भाई हम डिसेक्शन करने वाले हैं अंदर और उस पर जाने वाले हैं। तो ये एक तरह से एक्सप्लेन करेगा 2 केसेस फैराडे लॉ के 3 में से। ठीक है ना। मोशनल ईएमएफ बहुत आसान है समझना। सिंपली ये बताओ, जैसे मान लेते हैं ये कोई कंडक्टिंग रॉड है, ठीक है। कंडक्टिंग रॉड है, और इस कंडक्टिंग रॉड को अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से ले जा रहे हैं कि इस कंडक्टिंग रॉड की जो वेलोसिटी है, और इस कंडक्टिंग रॉड की जो लेंथ है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान से देखना, ऑल 3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी एंड लेंथ। देख लो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के लॉन्ग है, लेंथ उसकी वाई एक्सिस के लॉन्ग है, और वेलोसिटी उसकी एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। तो बी वी एल, दीज 3 वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इस केस में मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। कैसे प्रोड्यूस होगा, अभी देखो कि इसके अंदर, रॉड के अंदर ऐसे बोल सकते हैं कि फ्री चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स कह लो या पॉजिटिव चार्ज कह लो, फ्री चार्जेस हैं। अब वो जो फ्री चार्ज है Q, उसको हम v वेलोसिटी से इधर ले जा रहे हैं, तो उसके ऊपर QVB का फोर्स लगेगा। किधर लगेगा बताओगे? राइट हैंड पाम रूल। Q चार्ज के ऊपर v वेलोसिटी से ले जा रहे हैं, QVB का फोर्स किधर लगेगा? डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड की अपवर्ड? अपवर्ड से। मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज के ऊपर अपवर्ड लगेगा, विच इज QVB। अब इस अपवर्ड फोर्स की वजह से ये चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएंगे। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाएगा और नेगेटिव चार्ज नीचे आएगा। अब पॉजिटिव ऊपर और नेगेटिव नीचे की वजह से इस रॉड के लेंथ के अलोंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा इसी रॉड के अंदर। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होगा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव से नेगेटिव। तो वो इस चार्ज के ऊपर फोर्स किधर लगाएगा? तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के ऊपर फोर्स नीचे की तरफ लगाएगा। क्यों भाई? तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो हो जाएगा Q इंटू ई। तो ये चार्ज पार्टिकल तब तक डिस्प्लेस होंगे जब तक QE और QVB दोनों बैलेंस नहीं हो जाते हैं। तो अगर ये QE और QVB बैलेंस हो जाए तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी V इंटू बी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड रॉड के अंदर प्रोड्यूस हुआ है उसके लेंथ के लॉन्ग। तो अगर हम इस पॉइंट को A और इस पॉइंट को B बोल दें तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिख सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ। तो ये सीधे सीधे BVL आ जाएगा। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। मतलब है क्या, एक मूविंग रॉड ये बिल्कुल सिमिलर बनेगी किसके? अगर हम इसमें एक बैटरी लगा दें, ठीक है, और इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हम लोगों ने ऊपर रखा हुआ है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है, और ये इसका वैल्यू E है। दिस इज नोन एज मोशनल ईएमएफ। तो अगर कोई भी रॉड इस तरह से मूव कर रही है कि B वेक्टर, V वेक्टर और L वेक्टर ऑल 3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज BVL।
इनमें से अगर कोई भी दो वेक्टर पैरेलल हो गए तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू 0 हो जाएगी, मोशनल ईएमएफ की वैल्यू। तो इन तीनों का म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये बात बस ध्यान रखना, बी वेक्टर कॉमा वी वेक्टर एंड एल वेक्टर, all three must be mutually perpendicular। अच्छा, ये कैसे पता करोगे कि रॉड में कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पे है, कौन सा पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे है? तो भाई बताओ, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल कैसे निकालोगे? जहाँ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा वो लोअर पोटेंशियल पे होगा। हाँ, मतलब तुम बेसिक से निकाल सकते हो, या सिंपली फिर से मैं कहूंगा राइट हैंड पाम रूल। भाई जो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन है वही तो हायर पोटेंशियल है। तो अभी तक हम लोग इससे फोर्स लगा रहे थे, अब इसको बोलेंगे हायर पोटेंशियल, मतलब ऊपर वाला पॉइंट जो है वो हायर पोटेंशियल बनेगा। तो फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो ये जो आउटवर्ड पाम है ये हमको देगा डायरेक्शन ऑफ हायर पोटेंशियल पॉइंट, लोकेशन ऑफ हायर पोटेंशियल पॉइंट। तो ये चाहो तो नोट कर लो। सर ये रॉड में प्लस क्यों कहाँ से आया, इसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा ना। अरे तुम एक ही बात है, इलेक्ट्रॉन लिख लो, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स किधर लगाओगे? नीचे की तरफ। तो यस इलेक्ट्रॉन सर। नीचे जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट प्लेसेस जिनको हम पॉजिटिव बोलते हैं वो ऊपर जाएगा, एक ही बात है। मैंने पॉजिटिव के फॉर्म यस में सर। मैंने पॉजिटिव के फॉर्म में स्टडी कर लिया बस। डायरेक्शन ऑफ हायर पोटेंशियल वाला पॉइंट जरूर यूज नोट कर लो, ठीक है ना, कि पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल कैन बी फाउंड यूजिंग राइट हैंड पाम रूल, ठीक है, जिसमें फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो ये जो आउटवर्ड पाम है इट विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ हायर पोटेंशियल पॉइंट, टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल पॉइंट। बोलिए। अच्छा, बी वी एल तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। इस बात को अगर आप समझने में प्रॉब्लम है तो देखो, जैसे मैं तुमसे ये कहूँ कि मान लो कि रॉड ये है, अगर मान लो ये रॉड है और ये इसकी लेंथ है, और हम रॉड को इस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो इस केस में जरा बताओगे कि वी ए माइनस वी बी कैसे निकालेंगे? सेम कॉन्सेप्ट लगाओ जो हम लोगों ने पहले लगाया है समझने के लिए, क्या कहोगे? हम्म, क्यों भाई? तो हम लोग बोलेंगे कि भाई इसके अंदर भी पॉजिटिव चार्ज ले लो, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी भी v इधर की तरफ है, तो इसके ऊपर अगर हम लोग मैग्नेटिक फोर्स निकालेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ जाएगा, तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर जाएगा, तो इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो थिकनेस के अबाउट आएगा, लेंथ के अबाउट नहीं आएगा। मतलब चार्जेस की जो शिफ्टिंग है वो लेंथ के अलॉन्ग होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि वीए और वीबी में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, और यहाँ बोलना चाहे तो ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एल वेक्टर वी वेक्टर के पैरेलल हो गया। ये तीनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है ना। अगर मान लो हमको लेंथ आई कैप जे कैप में दी हुई है, मान लो 3 डायमेंशनल है कुछ केस, और मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, और रॉड की वेलोसिटी भी जनरल में दी हुई है V1 आई कैप प्लस V2 जे कैप प्लस V3 के कैप। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो हम लोग लिख सकते हैं L डॉट V क्रॉस B। इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को क्या हम डिटर्मिनेंट से भी निकाल सकते हैं? क्यों भाई, मालूम है नहीं मालूम है? L1 L2 L3 V1 V2 V3 एंड B1 B2 B3, बताइए। ठीक है,
तो अभी इसमें इतना ही रखते हैं, ठीक है।